हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार आज हम देखने वाले हैं बिग डाटा और स्मॉल डाटा क्या होता है। बिग डाटा और स्मॉल डाटा क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, डाटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार बिग डाटा क्या होता है। बिग डाटा से पहले ट्रेडिशनल डाटा था। ठीक है, आप जानते हो कि यार इससे पहले ट्रेडिशनल डाटा था। ट्रेडिशनल डाटा में क्या होता था कि यार मतलब अगर आप बिग डाटा का हो ना, सिंपल भाषा अगर मैं बिग डाटा का हूँ तो बहुत बड़ा डाटा जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। मतलब एक होता है जीबी में, एक होता है जीबी। 1000 जब जीबी बन जाता है ना तब बनता है पेटाबाइट। ठीक है, सॉरी, जब 1000 टेराबाइट बन जाता है ना तब बनता है आपका पेटाबाइट, एक पेटाबाइट। ठीक है, तो जो पेटाबाइट में उससे बड़ा डाटा है उसको हम कह सकते हैं बिग डाटा। और स्मॉल डाटा जिसको हम कहते हैं RDBMS, वो क्या है कि स्ट्रक्चर तरीके से है, छोटा MB GB TB में जो जो डाटा है उसको हम कह सकते हैं स्मॉल डाटा। तो अब आप डेफिनेशन समझ गए ना। पहला तो यही है कि स्मॉल मतलब छोटा ही है, बिग डाटा मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, नाम से बता रहा है, आप इतना समझ जाओ। अब हम जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, इसके अंदर की स्पेसिफिक चीज़ें क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो यार जो स्मॉल डाटा है ना वो है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये बहुत स्ट्रक्चर तरीके से बनता है, एक्सेल फाइल में बनता है, एक स्टैंडर्ड सेट फॉर्मेट इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज का जो 10% डाटा है वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा है, और आज का जो 90% डाटा है बिग डाटा के अंदर वो मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड है। 90% आज का डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर आता है। आप समझ गए ना, साइज ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा होता है बिग डाटा के अंदर। तो ये डिफरेंस है स्मॉल डाटा और बिग डाटा का कंपैरिजन। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, तो यार स्मॉल डाटा जीबी में MB में स्टोर करेगा। एक मिनट, हाँ, तो ये MB में करेगा, जीबी में करेगा, टीबी में करेगा। स्मॉल डाटा, ये स्मॉल डाटा है। ठीक है, और जो बिग डाटा है वो पेटाबाइट, 1000 टेराबाइट होता है उसके अंदर। ठीक है, ईट एक्साबाइट, इसमें 1000 पेटाबाइट होता है। ठीक है, तो FB जैसे FB है, फेसबुक है। ठीक है, वो चार पेटाबाइट हर दिन जनरेट करता है, डाटा इतना जनरेट करता है वो हर दिन। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बिग डाटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम स्मॉल डाटा में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से सब कुछ मैनेज होता है, एक्सेल शीट मैनेज होता है। तो इतना डाटा को मैनेज करना, जो हर दिन इतना 4 पेटाबाइट डाटा आ रहा है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे एक्सेल शीट की मदद से। इट्स जस्ट अन इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी हेल्प करता है आपका बिग डाटा। ठीक है, आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे किस तरह से बिग डाटा काम करता है, क्यों करता है, क्या नहीं है, क्या एल्गोरिथम वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, सब पढ़ेंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तीसरा, इंक्रीज ग्रेजुअली। स्मॉल डाटा धीरे धीरे बढ़ता है, आज 1 है, 2 है, 3 ऐसे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो बिग डाटा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बोले तो आज का जो 90% या जो डाटा है बिग डाटा का, वो पिछले 4 साल के अंदर आ रखा है। आप इस बात को यकीन मानोगे, 4 साल के अंदर ही इतना डाटा इकट्ठा हो गया है कि जितना पहले कभी था नहीं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इंटरनेट आज हर किसी घर में है, तो उसे इतना ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है, इंटरनेट में ट्रैफिक इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है कि कोई उसकी हद ही नहीं है। ठीक है, जो स्मॉल डाटा है वो लोकली प्रेजेंट है और सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि उसका एक स्टोरेज कर रखा है और उसको सेंट्रलाइज्ड डाटा को लोकली प्रेजेंट करके रखते हैं। ठीक है, मतलब कि वो हर किसी के पास होगा, हर कोई उसको देख सकता है, और वो क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, हम उसको इतने चीज़ में नहीं कर सकते हैं, उसका एक सेंट्रल सिस्टम होगा। ठीक है, लेकिन जो बिग डाटा है वो ग्लोबली प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो फैला हुआ है हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इस शहर में, ये शहर में, ये शहर में, ये कंट्री में। ठीक है, पूरी दुनिया फैला हुआ है। तो ये कुछ मेन एग्जाम्पल हैं और जो डिफरेंसेज हैं। ठीक है, स्मॉल डाटा और बिग डाटा के बीच में। तो स्मॉल डाटा के जो एग्जांपल है वो क्या आता है, SQL आता है और ओरेकल आता है। ठीक है, बिग डाटा का हडूप और स्पार्क जो सिस्टम होता है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तब उसका इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हडूप और स्पार्क जो सिस्टम है वो भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। मैप रेड्यूस क्या होता है, हडूप किस तरीके से काम करता है, वो सब हमने अच्छे तरीके से समझा रखा है, जाइए और उसको भी देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, स्मॉल डाटा में क्या होता है, सिंगल नोड होता है। ठीक है, लेकिन मल्टी क्लस्टर नोड होता है यहाँ पर हमारे बिग डाटा के अंदर, क्योंकि मल्टी क्लस्टर नोड का मतलब बोले तो ये अगर डाटा है यहाँ मान लो इतना ग्राफ में अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करें ऐसे करके, तो ये मल्टी क्लस्टर नोड है, एक क्लस्टर में तो सारे होंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्लस्टर बना के होंगे, वो उसमें से बहुत सारे डाटा भरे होंगे। लेकिन स्मॉल डाटा में क्या होता है, स्मॉल डाटा मतलब कि सिंगल नोड है। फॉर एग्जांपल एक ही नोड होगा यहाँ पर, पूरे ग्राफ में एक सिंगल नोड है, तो ये आपको स्मॉल डाटा का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब जो 5 V's हैं बिग डाटा के, ठीक है, क्या हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं,
वो आप देखेंगे ना अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट लिख करो जो भी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, तभी तो वीडियो फैलेगी। सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है। तब तक के धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5 B's ऑफ बिग डाटा। 5 B's ऑफ बिग डाटा होता है क्या है? बिग डाटा हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाइए और देखिए, और वहाँ पर हमने डिफरेंस बता रखा है कि बिग डाटा और स्मॉल डाटा में बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिग डाटा के 4 V's। वी मतलब बोले तो जो वी से स्टार्टिंग होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका आता है वॉल्यूम, कि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। दूसरा आता है आपका वैरायटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। डिफरेंट फॉर्मेट बोले तो आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपका ग्राफ के फॉर्म में डाटा मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर्ड मिलेगा, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मिलेगा आपको। जो की और वैल्यू वाले डाटा होते हैं, की पेयर वाली डाटा होते हैं, वो वाले डाटा मिलेंगे। तो आपको हर फॉर्म का डाटा मिलेगा, तब यहाँ पर वैरायटी भी आ जाता है। तीसरा आता है वैल्यू, एक्सट्रैक्ट यूज़फुल डाटा। ये सिर्फ यूज़फुल डाटा एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है, तो उसकी वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हो। इसमें वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी बोलते हो हाई स्पीड ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ डाटा। बिग डाटा में स्मॉल डाटा की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में एक्युमुलेशन होता है डाटा का, और ईजी वे में होता है, ठीक है। बड़े से बड़ा डाटा कुछ चंद सेकंडों मिली सेकेंड्स में ट्रांसफ़र करके प्रोसेस किया जाता है। वेरासिटी बोले तो इनकन्सिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इन डाटा, ठीक है। वेरासिटी बोले तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी है और इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर डाटा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, उसको हम इनकन्सिस्टेंस वे में अरेंज कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है बिग डाटा की? तो पहला सबसे आता है कि बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो। दूसरा, आपकी जो कॉस्ट है बिजनेस प्रोसेस की, वो बहुत कम हो जा रही है, क्योंकि अगर आप वहीं पर स्मॉल डाटा का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर मिलियंस ऑफ डाटा हर दिन आता है, तो यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको उतने सर्वर डाटा सेंटर बनाने पड़ेंगे, सर्वर सेंटर बनाने पड़ेंगे, उतना प्रोसेसर आपका लगेगा, ठीक है। तो ये आपके कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बिग डाटा है तो वहाँ पर मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है, डाटा का लॉस होना बहुत ईजी हो जाता है, तो वहाँ पर डाटा को बचा के रखना एक अपने आप में चैलेंज है। दूसरा आता है कि लैक ऑफ टैलेंट, बहुत लोग नहीं जानते हैं, नॉट मैनी पीपल नोज हाउ टू मैनेज इट। बिग डाटा को कैसे मैनेज किया जाए ज़्यादा तरह लोग नहीं जानते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो यार आज के टॉपिक में इतना ही था, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस में। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं मैप रिड्यूस, ठीक है। तो मैप रिड्यूस होता है क्या है? तो यार अगर सिंपल भाषा में आपको मैप रिड्यूस को बताऊं तो मैप रिड्यूस कुछ नहीं है, ये डाटा को तोड़ता है, उसको प्रोसेस करता है, कैसे प्रोसेस होना चाहिए ये मैप रिड्यूस आपको तय करता है। मैप रिड्यूस का भी बोल सकते हो कि वो CPU है हडूप, अपाची हडूप का, ठीक है। अब आप कहोगे कि अपाची हडूप क्या है और डाटा कैसे स्टोर होता है, उसका पूरा इकोसिस्टम क्या है। तो यार आपको वीडियो मिल जाएगी, हमने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है उसमें कि किस तरीके से सब कुछ कनेक्टेड है, वो आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मैप रिड्यूस के बारे में बताऊंगा, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक डायग्राम के से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होगा आपका हडूप इकोसिस्टम में, ठीक है। तो यार अगर आपको पूरी एक्सप्लेन वीडियो चाहिए जाके देखिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने समझा रखा है मैप रिड्यूस के कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहली बात, ये परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डाटा सेट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मैनर। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग जो बटे हुए तरीके से ये उन पे काम करता है, और पैरेलल मैनर पे मतलब एक साथ 4-5 प्रोसेस साथ में हो रही होंगी। दो जो उसके मेन डिस्टिंक्ट टास्क हैं, ठीक है, जिसके मेन काम है वो आता है आपका मैपर क्लास। मैपर क्लास क्या करता है? ये प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, ठीक है, और उसको चेंज करते हैं की और वैल्यू पेयर्स में। और इसमें दूसरी क्लास होती है रिड्यूस क्लास, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम को तोड़ते हैं और चेंज करते हैं उसको की और वैल्यू पेयर में। और ये जो वर्क होता है, ठीक है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर जो अप्रोच होता है उसको फॉलो अप करता है। और जो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि देन इट अप्लाई, क्या अप्लाई करता है? इट इन प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग यूनिट में अप्लाई करता है, और इसको रिड्यूसर क्लास में, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार क्या हो रहा है, ठीक है, मेन चीज़ें क्या हो रही हैं? तो मेन चीज़ में दो चीज़ें हो रही हैं। पहला जॉब ट्रैकर है इसमें, और जॉब टास्क ट्रैकर है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में वर्क करते हैं मैप रिड्यूस के, ठीक है, जो ये मेन कॉन्सेप्ट है मैप रिड्यूस का, ठीक है। जॉब ट्रैकर क्या है?
और टास्क ट्रैकर क्या है? तो जॉब ट्रैकर है आपका बॉस, ठीक है। ये प्रोसेस करता है, इसका काम है शेड्यूल करना। कोई भी टास्क आता है, ये टास्क देता है, ये बोलता है कि इतने देर में आप शेड्यूल करोगे, इतने देर में आप काम करोगे, इस तरीके से आप काम करोगे। ये सब बताना किसका काम है? जॉब ट्रैकर का। टास्क ट्रैकर बोले तो ये स्लेव है, ये सारा काम करता है, इसके करने की जिम्मेदारी है कैसे करना है, तो जॉब ट्रैकर ने बता दिया। अब जो काम है वो आपका टास्क ट्रैकर आप करेगा, ठीक है। तो ये मैप जो रिड्यूस है उसका पूरा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका जो डायग्राम है वो किस तरह दिखता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हडूप इकोसिस्टम है ना, यहाँ पर ये टॉप में है मैप रिड्यूस, ये सीपीयू तो काम करता है, ठीक है। अब ये यान HDFS क्या है पूरा हमने अगली वीडियो में, जो दूसरी वीडियो है उसमें पूरा एक्सप्लेन करके, जो फुल वीडियो है आप सर्च करते हो हडूप इकोसिस्टम करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा कंप्लीट तरीके से हमने डिटेल में समझा रखा है। आप बस सर्च करिए हडूप इकोसिस्टम लेट्स लर्न विद अस के साथ, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आपको बाकी आपको अगर पैसे नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो हमारी डाटा साइंस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मैप रिड्यूस, ठीक है। अब ये किस तरीके से अप्लाई होता है डाटा में, ये आप देख सकते हो। तो मैप रिड्यूस, ये देखो जॉब ट्रैकर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, ये काम देगा, भाई काम करना है, टास्क ट्रैकर काम करेगा, ख़त्म। इतना ही कॉन्सेप्ट था हमारा HDFS मैप रिड्यूस का, ठीक है। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन करो। तीसरी बात, कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो कैसे लगी। चौथी बात, यार MCA न्यू के लिए सारी वीडियो हमने बना रखी है, जाके चेकआउट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करो यार, ठीक है। और बाकी जो डिवाइस अगर सब्सक्राइब हो सकता है तो वहाँ से भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। मैं चैनल पे, तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं हडूप का इकोसिस्टम, ठीक है। अब आपका हो गया यार, आपने टाइटल में तो लिखा था कि आप मैप रिड्यूस भी पढ़ाओगे, HDFS भी पढ़ाओगे, ठीक है। तो चलो वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार पहले शुरुआत करते हैं हम हडूप इकोसिस्टम से, ठीक है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद अस में, और मैं आपके साथ रोहित, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं पढ़ना हडूप इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हडूप इकोसिस्टम है क्या? तो यार सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो ये आप बीच में डायग्राम देख रहे हो, ये इकोसिस्टम है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये देखो, पहली बात आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ जाननी है, हडूप इकोसिस्टम है क्या। हडूप इकोसिस्टम कुछ नहीं है। हडूप इकोसिस्टम बोले तो वो सिस्टम जो हेल्प करता है हमें प्रोसेस करने में डाटा को, ठीक है। जो बड़े डाटा होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो डाटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं, बिग डाटा होते हैं, उसको प्रोसेस करने में हडूप इकोसिस्टम हेल्प करता है। समझ गए ना हडूप इकोसिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि यार ये इकोसिस्टम बना क्यों। सिंपली क्योंकि मैनेज करने के लिए हमें डाटा को मैनेज करना था। जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है और जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, ग्राफ डाटा है, हमने बहुत सारे हमने देखा ना, बिग डाटा के अंदर सब कुछ डाटा आता है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए था जो कि उन सबको मैनेज कर सके, ठीक है। हम जानते थे कि जो पुराना SQL फॉर्मेट है उससे चीज़ें सॉल्व तो होंगी नहीं, हमें कुछ बड़ा चाहिए जो इन सबको मैनेज कर सके, अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करे, CPU का प्रोसेसिंग भी करे, ठीक है, डाटा में एनालाइज करे, सब कुछ करें। तो उसके लिए हमने क्रिएट करा हडूप इकोसिस्टम। समझ में आ गया हडूप इकोसिस्टम क्यों क्रिएट किया। अब बात यहाँ आती है, डायग्राम से आप समझो कि जो मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैप जो हम अभी पढ़ेंगे, मैप रिड्यूस क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसमें क्या चीज़ फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो वो होता कहाँ है, वो देखो यहाँ पर ये पूरा जो बॉक्स है, इसको आप बोल सकते हो हडूप का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन क्रक्स है, ठीक है। तो जो मैप रिड्यूस सबसे ऊपर आता है, ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। ये सब कुछ प्रोसेस करने का काम करता है। यान, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे यान भी इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा आता है आपका HDFS, ये फाइल मैनेजर, ये फाइल मैनेज करता है। इसको NTFS भी कहते हैं क्योंकि ये फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना, मैनेज करना, उनकी कॉपी बनाना सब HDFS का काम है। HDFS का काम है, HDFS का काम है हमारा सब कुछ मैनेज करना। समझ गए हडूप इकोसिस्टम क्या है। मैप रिड्यूस CPU की तरह काम करता है, यान आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और HDFS यहाँ पर एक फाइल मैनेजर तो काम करता है। तो ये पूरा इसका कलेक्शन है हमारा। और यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट भी हैं जिनको आप देख सकते हो, साइड में हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, इसे हाइव हो गया, ये SQL क्वेरी करता है, HBase हो गया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है। फ्यूम और स्कूप हो गया, स्कूप आपका अनस्ट्रक्चर्ड जो डाटा है उसको प्रोसेस करने में काम आता है। फ्लूम आपका अनस्ट्रक्चर्ड करने का काम आता है, स्कूप आपका स्ट्रक्चर डाटा प्रोसेस करने का काम आता है, ठीक है। तो ये सब इसके जो साइड की जो कंपोनेंट है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते हैं, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा तो आप यही वाला बनाओगे, इसको इसी को एक्सप्लेन करोगे रादर देन इसको, ठीक है। बस आप लिख सकते हो, उसको पता होना चाहिए आपको इतना, ठीक है। तो आप समझ गए ना अब हडूप इकोसिस्टम क्या है।
अगर नहीं समझे तो इसको रिवाइंड करो, वीडियो फिर से देखो, समझ में आ जाएगा हडूप इकोसिस्टम क्या है। अब हम पढ़ते हैं यार कि मैप रेड्यूस है क्या, ठीक है। मैप रेड्यूस कहाँ पर हमारा, चलो अब यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। मैप रेड्यूस है क्या हमारा, तो मैप रेड्यूस क्या है, अपाची हडूप का मेन कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। अच्छा, जो हमने हडूप पढ़ा उसको अपाची हडूप भी कहते हैं। HDFS, पहले HDFS पढ़ते हैं फिर हम मैप रेड्यूस पढ़ेंगे, ठीक है। HDFS क्या है, पर्पस ये है कि डाटा को एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर करो। जो मेन पर्पस है HDFS, मैंने आपको बताया फाइल मैनेजर है, ठीक है। लेकिन जो मेन पर्पस उसका मेन क्या है, वो उसको क्या अलग बनाता है कि यार वो अलग अलग जगहों में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक डाटा यहाँ भेज देगा, एक डाटा वो दिल्ली में भेज देगा, एक डाटा वो मुंबई भेज देगा, एक डाटा वो दूसरे सर्वर में भेज देगा। तो डाटा वो अलग अलग स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि वो डाटा टूटे ना, वो डाटा खोए ना, समझ में आ रहा है। इसमें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट निकालेगा, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कैसे निकालेगा, ये पैरेलल वे में प्रोसेस करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैप HDFS में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो पैरेलल वे में प्रोसेस होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एग्जांपल के लिए ये एक प्रोसेसिंग 1 चल रही है, ये दूसरी प्रोसेसिंग चल रही है, ये तीसरी प्रोसेसिंग चल रही है, तो पैरेलल में प्रोसेसिंग करेगा, पहले ये 2 3 और साथ में सब कुछ करते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा HDFS है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैप रेड्यूस। मैप जो रेड्यूस है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला आता है परफॉर्म करना प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डाटा सेट्स, ठीक है। प्रोसेसिंग जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स है उनको प्रोसेस करना इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मैनर। उनको एक डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक अलग अलग मैनर, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रल मतलब सेंट्रलाइज मतलब होता है कि एक ही जगह सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेगा उसका मतलब है कि एक यहाँ है सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अलग अलग जो फैले हुए हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से हम उनको मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारा मैप रेड्यूस का काम है, ठीक है। अब एक और बात जो जानने वाली है, हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था मैप रेड्यूस क्या करता है। देखो यहाँ पर बताया था हमने, मैप रेड्यूस का काम है आपका CPU, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, समझ में आ रहा है। HDFS फाइल मैनेजर है, तो जब ये CPU है तो वो अलग अलग जो चीज़ों को प्रोसेस करेगा, समझ में आ रहा है आपके। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा साफ है। तो जो दो इसके डिस्टिंक्ट टास्क हैं, ठीक है, दो ये जो मेन टास्क करता है, पहला मैपर क्लास काम करता है, मतलब प्रोग्राम को तोड़ देना, उसको उसका फिर उसको चेंज कर देना, की और जो वैल्यू पेयर उनमें चेंज कर देना। देन पहले अप्लाई करना प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा मैप, इसमें 2 क्लास है। जो मैपर क्लास है उसका ये काम है, जो रिड्यूस क्लास है वो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे। जो मैपर क्लास है और जो रिड्यूस क्लास है वो दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे वर्क करते हैं। मैपर क्लास में और रिड्यूस क्लास में दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, देन उनको चेंज करते हैं की और वैल्यू पेयर में, उसको पैरेलल प्रोसेस करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मैप रेड्यूस का, ठीक है। अब दो मेन डायमेंशंस है, ठीक है, जो इसके बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, वो आता है आपको जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर क्या है, ये बॉस है, ये क्या करता है, हाँ अब आपको 2 डीमंस ये है क्या मैप रेड्यूस के, मतलब ये काम करने वाले हैं। आप इनको इस तरह समझिए कि ये जो जॉब ट्रैकर है, ठीक है, ये आपका बॉस है, ठीक है। और जो आपका टास्क ट्रैकर है ये आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, ये एम्प्लॉई है। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर बॉस है और प्रोसेस करता है शेड्यूल बोले तो जो भी हमें करना है, जो भी हमारी जो चीज़ें आने वाली हैं, जो प्रोसेस आने वाली, वो शेड्यूल करना हमारा जॉब ट्रैकर काम है। टास्क ट्रैकर काम है कि जो सारा काम है वो करता है, वो बताने वाला है। वो बॉस कहेगा कि भाई ऐसे करेगा तू, टास्क ट्रैकर कहेगा ठीक है मैं ऐसे करूँगा, आपने जो बताया मैं वो करूँगा, ठीक है। तो टास्क ट्रैकर काम है, ठीक है। अब आता है, देखो यहाँ पर हमने इसका बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, इसको समझ गए ना आप, तो आप सारी प्रोसेस समझ जाओगे क्या चल रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जॉब ट्रैकर है सबसे ऊपर, ये टास्क ट्रैकर है जो काम करता है, ये नेम नोड है और ये डाटा नोड है। नेम नोड क्या है और डाटा नोड क्या है वो देखेंगे, पर आप जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर को देखो। जॉब ट्रैकर ने क्या किया है, मास्टर नोड भी कहते हैं, और इसको रिसोर्सेज और शेड्यूल और इसको शेड्यूलिंग और इसको रिसोर्स प्रोवाइडर भी कहते हैं, ठीक है। टास्क ट्रैकर क्या करता है, ये काम करता है। तो जो मैप रेड्यूस का जो मेन कंपोनेंट है वो एक जॉब ट्रैकर है, ठीक है। HDFS का जो मेन कंपोनेंट है वो नेम नोड है। अभी हम पढ़ रहे हैं मैप रेड्यूस का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर, समझ में आ गया। नीचे जो HDFS के कंपोनेंट है नेम नोड और डाटा नोड, ठीक है। अब ये देखो,
अभी हम नेम नोड को डाटा नोड को कभी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप ये मत करिएगा कि आपने बताया नहीं HDFC का जो कंपोनेंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे। अभी पहले आप बस समझो कि जो मेन चीज़ है वो हो क्या रही है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ना कि मैप जो रिड्यूस है उसमें कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने जब पढ़ा था कि एक इस्तेमाल हो रहा है जॉब ट्रैकर, दूसरा हो रहा है टास्क ट्रैकर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, काम आया टास्क ट्रैकर में आया, टास्क ट्रैकर ने उस काम को किया और डाटा नोड में स्टोर कर लिया, यहाँ भी आया इसने स्टोर कर लिया, ऐसे करते करते मल्टीपल जगह इसने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब होता है क्या, अब ये नीचे देखो, डाटा को लोकल डिस्क में रखते हैं, किस में, डाटा जो नोड है वो उसको लोकल डिस्क में रखते हैं ताकि नेटवर्क की यूटिलाइजेशन अच्छी हो, जितना डाटा दूर उतना डिले हो, सो कीप इट क्लोज, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यह देखिए हमने उसको डाटा नोड को यहीं पर रख दिया, जो भी हमने प्रोसेस किया यहाँ से ना टास्क ट्रैकर ने उसको प्रोसेस करके यहाँ पर रख दिया ताकि प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो सके। समझ में आ रहा है, मतलब डाटा को अपने पास रख लिया ताकि उसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो सके, उस पर अप्लाई किया जा सके। तो ये तभी हमने डाटा नोड्स उसके नीचे रखे, ठीक है। अब डाटा नोड होते क्या हैं और नेम नोड क्या होते हैं, ठीक है। चलो वो देखते हैं डाटा नोड और नेम नोड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये HDFC है, हमने HDFC भी नहीं पढ़ा ना, जो मेन था हमने सिर्फ मैप रेड्यूस पढ़ा था, हमने HDFC का एग्जांपल देखा था, एक डिफाइन देखा था। अब HDFC होता है क्या वो देखते हैं। HDFC बोलता है कि हाउ डाटा शुड मैनेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड वे, कैसे डाटा को मैनेज किया जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। सारी जिम्मेदारी इसकी हडूप की, जो इसका जो फुल फॉर्म है HDFS का, वो है आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये बोलता है कि कैसे मैनेज करो फाइल को, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। क्या बोलता है, बोलता है नेम नोड है मेरे पास, एक मेरे पास डाटा नोड है, और मेरे पास नीचे इसके नीचे आता है आपका लोकल डिस्क। अब होता है क्या, आप ये देखिए नेम नोड से क्या होता है, ये स्टोर करता है मेटा डाटा। मेटा डाटा मतलब जो डाटा के अंदर डाटा होता है, डाटा अबाउट डाटा, वो स्टोर करता है मेटा डाटा के अंदर। समझ में आ गया। अब होता क्या है, ये जो नेम नोड है ना, ये असाइन करेगा, ये चीज़ों को असाइन करेगा किसमें, डाटा नोड के अंदर। डाटा नोड उसको लोकल डिस्क में स्टोर कर देगा ताकि उसको जल्दी प्रोसेसिंग हो सके। तो ये हमारा HDFC का पूरा हमारा एक डायग्राम है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है उसको बना सकते हो ईजिली आप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सब कुछ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें हडूप इकोसिस्टम पढ़ना है, तो हम सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, HDFS को और मैप रेड्यूस को और यहाँ जो सिस्टम है उन सबको तीनों को हम कैसे वो प्रोसेसिंग हो रही है वो उसको यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो पीछे डायग्राम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके समझने के लिए हम यहाँ पर नेम नोड और डाटा नोड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब देखो पर्पस क्या है, ठीक है। स्टोर कैसे करेगा लार्ज, तो स्टोर इसका पर्पस है वो बोलता है कि कैसे स्टोर करूँ लार्ज डाटा को। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैं कैसे स्टोर करूँ लार्ज डाटा को, स्टोर करने के बाद प्रोसेस कैसे करूँ। तो ये बोलता है कि यार स्टोर तुम ऐसा करो कि उसको डाटा नोड बना दो, उसके फिर डाटा नोड को लोकल डिस्क में रख दो और प्रोसेस करने के लिए तुम भेज दो मैप रेड्यूस के पास। समझ में आ रहा है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ इस्तेमाल होती है, पहला आता है नेम नोड। नेम नोड के ये क्या बोलता है, ये टेल अबाउट डाटा नोड हाउ टू स्टोर एंड वेयर टू स्टोर द डाटा। ये बोलता है कि कहाँ करूँ और कैसे करूँ, ये बताता है नेम डाटा। ये बोलते हैं कहाँ स्टोर करना, कैसे करना है। पुराने डिवाइसेस होते हैं पर भी वर्क करता है, नए डिवाइसेस परचेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो आपका कोई पुराना डिवाइसेस है तो उस पर भी आपका जो नेम HDFS है वो वर्क करेगा। जरूरत नहीं है कि आपको नेम नोड नए डिवाइस परचेस करो, उस पर ही होगा, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। 520 MB फाइल को स्टोर करने के लिए डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए 520 MB था, उसको हमें स्टोर करना है इसे, तो 128, 28, 128, 128, 8 इस तरीके से हमने उसको डिवाइड कर दिया ताकि ये स्टोर करने में ईजी हो। अब डाटा नोड क्या होता है, ये डाटा नोड में रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब एक डाटा को मल्टीपल जगह स्टोर करते हैं ताकि इट हेल्प इन फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। मतलब कि यार HDFS मेन कंपोनेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि HDFS कुछ नहीं है अगर वो रेप्लिकेशन ना बनाए। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई ये रेप्लिकेशन आता है तब इसको हम रखते हैं, नहीं तो इसकी कोई मतलब वही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन इज़ अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HDFS, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है, ये हेल्प करता है फॉल्ट टॉलरेंस में, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस बोले तो अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पर टॉलरेंस करने में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट रैक अवेयरनेस। रैक अवेयरनेस क्या होता है, इसमें एक कंपोनेंट और होता है, इसको हम बोलते हैं रैक अवेयरनेस। ये डाटा नोड में होता है। डाटा नोड कहाँ पर है, अब ये देखिए डाटा नोड आपका, ये देखो यहाँ पर डाटा नोड है, ठीक है। ये डाटा नोड पे आपका रैक अवेयरनेस होता है। रैक अवेयरनेस क्या बोलता है, कुछ नहीं, रैक अवेयरनेस ये बोलता है कि भाई एक ही जगह इसको स्टोर मत करो, अलग अलग जगह इसको स्टोर करो। एक ही कॉपी को अलग अलग जगह स्टोर करो, इसी को बोलते हैं हम रैक अवेयरनेस। खत्म, समझ गए। अब हम डाटा पे वापस आते हैं, कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये देखिए ये आपका डायग्राम है, बिंदास सा डायग्राम।
समझ में आ रहा है ना। हमने क्या पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जॉब ट्रैकर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टास्क ट्रैकर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा अब हम पढ़ते हैं HDFC कंपोनेंट। अभी नेम नोट हमने देख लिया ना, नेम नोट क्या होते हैं, नेम बताता है कहाँ करूँ कैसे करूँ, डाटा बोलता है कि इसकी यार मल्टीपल कॉपी बना दो, तब यहाँ पर मल्टीपल कॉपी बना रखी है, देखो ये देखो, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर नहीं हुआ वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, उनको और इजी वे में आप बना सकते हो, ठीक है। अगर मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे नोट्स थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आप और इजी तरीके से उनको बना सकते हो। बिल्कुल मैंने आपको जो क्रक्स है, ठीक है, इसको वो मैंने समझा दिया है, बाकी आप अपने तरीके से लिख सकते हो उसको और बना सकते हो, ठीक है। तो यार एक और डायग्राम है आपको समझने के लिए, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार ये क्या है। तो यार ये भी वही है, क्लाइंट ने यहाँ पर दिया नेम नोड में, नेम नोड से पूछा था कहाँ क्या करूँ, इसने बोला कि ऐसे ऐसे कर, इसका मेटा डाटा बनाया, इसने कहा ये ऐसे यहाँ ऐसे होगा, इसने डाटा नोड बना दिया इसके अलग अलग, और रहेगा वननेस ने यहाँ पर इसके अलग अलग बना दिया, इसने कहा कि इसके मल्टीपल कॉपी बना दो, यहाँ पर इसने एक जगह रीड किया, अलग अलग जगह अपने आप राइट होते गया। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा हडूप इकोसिस्टम का, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया हडूप इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम अगले उसमें देखेंगे कि सप्लिंग और शॉर्टिंग क्या होती है मैप रिड्यूस फेज में, ठीक है, वो आप हम अगली वीडियो में देख लेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आराम से 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आपको अगर नहीं आता है तो आप रह जाओगे, और ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्रक्स है, इसके बिना डाटा साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो यार अगर आप MCNU के स्टूडेंट हो तो यार आपको तो बिल्कुल ये पढ़ के जाना चाहिए टॉपिक, अगर आप इग्नोर के हो, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे कॉलेज के हो तब भी आप देखिए समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब हर जगह सेम ही रहता है। टिल देन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको अगर डाटा साइंस का या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का या फिर अकाउंटिंग का या फिर कोई भी सिलेबस चाहिए MCNU के रिलेटेड, इग्नू के रिलेटेड, तो यार आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइए और वहाँ देखिए। तब तक के लिए टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।